प्यारे साथी नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बिहार के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप मेरे सभी छोटे भाई बहन? कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है आपका? तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 3, जिसका नाम है मानव जनन। उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मादा जनन तंत्र के बारे में। साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक थोड़ी सी विनती करने वाला हूं, और विनती ये है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को पसंद भी करते हैं और लाइक और कमेंट करके बताते भी हैं कि सर कैसे लगी क्लास, लेकिन एक काम आप लोग नहीं कर रहे हैं, और वो काम है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए साथियों, बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। साथियों, जिस तरह से मानवों में नर के अंदर जनन करने हेतु अंगों का एक समूह पाया जाता है, जिसको हम नर जनन तंत्र कहते हैं, वैसे फीमेल में यानी मादा में, स्त्रियों में जनन करने हेतु अंगों का बना एक समूह पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मादा जनन तंत्र। तो ये क्या है बच्चों? जनन करने हेतु तो जब जनन करने हेतु जो अंगों का तंत्र है, अंगों का जो समूह है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? मादा जनन तंत्र कहते हैं। तो यह है बच्चों मादा जनन तंत्र। आप इसका डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं। आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं, मादा जनन तंत्र का डायग्राम आपके सामने मौजूद है। इसके एक एक भाग को आज हम डिस्क्राइब करेंगे। ये डायग्राम जो है आप देख रहे हैं। अब ये जो डायग्राम जो देख रहे हैं, ये होता कहाँ पे है? तो ये होता है फीमेल की उदर गुहा में। तो जो मादा होती है उसका जो उदर गुहा होती है, उसमें देखने को मिलता है ये सारे ऑर्गन। तो ये सारे ऑर्गन कहाँ होते हैं? मादा की उदर गुहा में। उदर गुहा किसे कहते हैं? जो हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे वाला पार्ट, जिसके अंदर आंत होती हैं, दोनों आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, पैंक्रियाज होता है यानी कि अग्नाशय होता है, किडनियां होती हैं। इस एरिया को हम कहते हैं उदर गुहा, और इसी उदर गुहा में अंदर की ओर स्थित होता है मादा जनन तंत्र महिलाओं में। तो ये उदर गुहा में स्थित होता है मादा जनन तंत्र, और श्रोणि क्षेत्र में होता है। खास करके श्रोणि क्षेत्र जो होता है वहां पर देखने को मिलता है, कमर वाले हिस्से में देखने को मिलता है। तो ये पाया जाता है फीमेल के अंदर। अब इसमें यह दो प्रकार का होता है, या इसे दो प्रकार में बांटते हैं, चलिए देते हैं। देखो, एक बात समझो, जब हम जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां भी हमने जिक्र किया था कि जनन तंत्र दो प्रकार में बांटा जाता है। ऐसे बटा नहीं होता, वह बांटा जाता है। इसमें जो अंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा अंग होता है जिसे हम कहते हैं प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग वह होता है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, और बाकी बचे जो अंग होते हैं साथियों, उन्हें हम कहते हैं सहायक जनन अंग। तो ये है बच्चों प्राथमिक जनन अंग यहाँ पे। तो ये है प्राथमिक जनन अंग के बारे में बात करेंगे। और दूसरा क्या है? दूसरा है सहायक जनन अंग। तो यहाँ पे होते हैं एक तो प्राथमिक जनन अंग, या बात किया जाए जिसको हम मुख्य जनन अंग भी कह सकते हैं, और इसी प्रकार दूसरे होते हैं सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग होते हैं। तो साथियों, दो प्रकार के जनन अंग देखने को मिलते हैं। किसमें? आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर? मादा जनन तंत्र के अंदर। अब इसमें अगर बात किया जाए, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें कौन पार्ट क्या होता है हम पहले बात करेंगे। तो जो प्राथमिक जनन अंग होता है उसको हम कहते हैं अंडाशय। तो फीमेल में पाया जाता है अंडाशय, जो कि प्राथमिक जनन अंग होता है। और इसके अतिरिक्त बहुत से अंग पाए जाते हैं, जैसे कि अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, जैसे कि गर्भाशय, जैसे कि गर्भाशय ग्रीवा, जैसे कि योनि, और जैसे कि भग। इस प्रकार से बहुत से अंग होते हैं साथियों, जो पाए जाते हैं कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, मादा जनन तंत्र में देखने को मिलते हैं। तो इतने अंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे साथियों। जो अंग होते हैं, जितने भी अंग आप देख रहे हैं, ये अंग सब मिल करके क्या करते हैं? जनन करने का कार्य करते हैं। अब इसमें से जो प्राइमरी वाला है, प्राथमिक वाला है, ये क्या करता है? ये वो अंग है जिसमें युग्मक बनता है। युग्मक बनता है। तो अगर हम डायग्राम में देखें कौन सा कौन पार्ट है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है अंडाशय। तो ये है अंडाशय।
और ये वाले पार्ट जो देख रहे हैं ये है अंडवाहिनी। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं उल्टी नाशपाती के समान, एनसीईआरटी बोलती है, इसे कहते हैं गर्भाशय। ये पार्ट कहलाता है योनि। और योनि जो बाहर खुल रही इसी को हम भग कहते हैं या बाह्य जनन अंग कहते हैं। और इसी प्रकार ये जो पार्ट है जो गर्भाशय पतला हो गया इसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। तो एक जनन तंत्र में आपको इतने भाग देखने को मिलते हैं। इनमें से जो अंडाशय होता है ये वो अंग होता है जिसमें क्या बनेगा, जिसमें युग्मक बनेगा। बाकी सब सहायता करेंगे, प्राथमिक अंग नहीं है। आइए बच्चों एक एक करके देखते हैं सबके बारे में। प्राथमिक लैंगिक अंग लिखा हुआ है, प्राथमिक जनन अंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मादा में अंडाशय प्राथमिक जनन अंग होते हैं, जो मैंने बात की है, जनन अंग होते हैं। इन अंगों की कोशिकाएं कोशिका विभाजन करके मादा युग्मक का निर्माण करती है। तो इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, और इससे बनते हैं मादा युग्मक। अंडाशय से मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन भी स्रावित होते हैं। अब एक चीज समझो, अंडाशय एक अंग भी है और ग्रंथि भी है। ग्रंथियां वो होती है जिनसे किसी हार्मोन या फिर किसी एंजाइम का श्रावण होता है। तो ये ग्रंथियां जो होती, ये जो अंडाशय होता है ग्रंथियों की भांति भी कार्य करता है और युग्मक बनाने का भी कार्य करता है। इसमें युग्मक तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ मादा युग्मक जिसको हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहते हैं उसका निर्माण भी इसी अंडाशय के अंदर होता है। वही लिखा है, अंडाशय से मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन भी स्रावित होते हैं। यह मादा में मादा युग्मक का निर्माण करवाता है, एस्ट्रोजन की अगर बात किया जाए, और साथ ही साथ द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रकट करता है। तो फीमेल के अंदर जितने फीमेल के करैक्टर होते हैं, जैसे स्तन का विकास होना, माहवारी यानी मासिक चक्र का होना, महिलाओं का शरीर की जो आकृति होती है उसके लिए जो उत्तरदायी होता है ये हार्मोन। तो ये हार्मोन के दो बहुत से कार्य होते हैं, एक तो युग्मक बनाएगा, दूसरा महिलाओं के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रकट करने का कार्य भी करता है। आइए बच्चों एक एक करके देखते हैं। पहला पार्ट है वो है अंडाशय। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंडाशय के बारे में कि अंडाशय में क्या होता है। अंडाशय यानी कि ओवरी। तो एक एक करके पार्ट को पढ़ना है बच्चों। तो पहला है अंडाशय यानी कि ओवरी। अब आप देखते हैं बच्चों ओवरी क्या है। ठीक, ओवरी। अब अगर बात करें ओवरी की यानी कि अंडाशय की, तो ये जो है या ओवरी है, ये जो अंडाशय है इसकी अगर हम बात करें, मादा में एक जोड़ी, अंडाशय पाया जाता है। तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। ठीक, बात यह है कि फीमेल में एक जोड़ी क्या पाया जाएगा, अंडाशय देखने को मिलता है, एक जोड़ी। जोड़ी जहां वर्ड आएगा मतलब दो होते हैं। तो अब अभी अपने देखा कि ये जो डायग्राम है इसमें आप देखिए गर्भाशय के एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ दो आपको ओवरी देखने को मिल रही है, दो अंडाशय आपको देखने को मिल रहा है। तो जब एक कोई संरचना जोड़े में होती है, मतलब दो होती है, एक जैसा काम कर रही है, तो उसको हम जोड़ी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये अंडाशय किस में है, जोड़ी में आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, इनमें पहली बात क्या क्या बनेगा, इनमें मादा युग्मक और मादा हार्मोन का निर्माण होता है। तो इनमें दो चीज बनते हैं भाई, एक तो मादा युग्मक जितने भी होते हैं इसके अंदर बनते हैं, जितने ही मादा युग्मक होते हैं वो कहाँ बनेंगे, इसी ओवरी के अंदर, इसी भैया अंडाशय के अंदर क्या करते हैं, वो बनने का काम करते हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए, एक मिनट बच्चे रुकेंगे, ठीक, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जितने ही मादा हार्मोन होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसी के अंदर बनने का कार्य करते हैं। अगर हम बात करें भाई सर ये कैसे रहते हैं, क्या ये हवा में लटके हुए हैं, भैया अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो क्या ये ओवरी ऐसे हवा में लटकी होती है, नहीं बच्चा। ये जो ओवरी होती है ये गर्भाशय से जुड़ी रहती है, गर्भाशय से जुड़ी रहती है। और साथ ही साथ ये जो श्रोणि मेखला होती है, कमर की हड्डी होती है, उससे भी जुड़ी रहती है। तो उससे जुड़ते किससे है, इस संरचना से। और इस संरचना क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, स्नायु कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, क्या, यह अंडाशय स्नायु के द्वारा
स्नायु के द्वारा किससे जुड़ा रहता है? गर्भाशय तथा श्रोणि मेखला से जुड़ा रहता है। ठीक, तो भैया ये क्या होता है, इसमें स्नायु होता है, स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। उससे क्या होता है, वो चिपका रहता है। भाई हवा में तो नहीं लटकेगा, ऐसा नहीं फीमेल इधर होगी तो इधर भागेगा, फीमेल इधर होगी तो इधर भागेगा। वो स्टिल है, रुका हुआ है। कैसे? वो जुड़ा हुआ है एक तो गर्भाशय की दीवार से, और एक तो ये जो कमर की अस्थि होती है या कूल्हे की जो हड्डी होती है उसी को हम श्रोणि मेखला कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। तो जो पेल्विस है उससे चिपका रहता है और साथ ही साथ गर्भाशय चिपका रहता है ताकि वो अपनी जगह पे स्टेबल रहे। ठीक, और जिस संरचना से जुड़ा रहता है उसको हम स्नायु और लिगामेंट कहते हैं। ठीक, तो ये है भैया किसका, अंडाशय के बारे में जानकारी। अब अंडाशय के अंदर अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको बहुत चीज़ें ऐसे दिखाई दे रही हैं। क्या क्या है, जब डायग्राम पूछेगा तो आप यही बनाओगे। इसमें जो बाहर है ये है प्राथमिक पुटिका, इसे कहते हैं प्राथमिक पुटिका। अभी पुटिका क्या है अभी आपको आगे पता चलेगा। जो इसके अंदर जो अंडाशय के अंदर अंडाणु बनते हैं वो एक संरचना के अंदर रहते हैं, उसी को पुटिका कहते हैं। तो प्राथमिक पुटिका, ये है द्वितीयक पुटिका, ये है तृतीयक पुटिका। इसमें ग्राफीन पुटिका नहीं दिखाई गई है, कोई बात नहीं। ये है अंडोत्सर्ग हो रहा है और यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बन रहा है। तो ये एक डायग्राम है। अब ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हो सर, एक कार्पस ल्यूटियम क्या है, अंडोत्सर्ग क्या है, आप धीरे धीरे आगे समझोगे। तो एक जो ओवरी का डायग्राम होता है, अंडाशय डायग्राम, उसमें आपको मैच्योर में इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, ये तो हो गया भैया अंडाशय। अब अगला पार्ट क्या है, अगला है बच्चों वही चीज लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है। अंडाशय स्त्री की प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मक और कई मादा हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक अंडाशय स्थित होता है। यह श्रोणि मेखला तथा गर्भाशय से स्नायु यानी लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, अगला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला पार्ट जो है वो है अंडवाहिनी। अगला पार्ट जो है वो है अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब। जिसको ये अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। अब ये अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, अब ये भी देखेंगे बच्चों की एक जोड़ी है, तो ये भी लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। यह एक जोड़ी संरचना है, यह एक जोड़ी संरचना है। ठीक है, जो किससे जुड़ी है, देखो इधर अंडाशय से जुड़ी हुई है, ये अंडाशय है, और इधर गर्भाशय जुड़ी हुई है, जिसका एक सिरा लिख लेते हैं ना, जिसका एक सिरा गर्भाशय से व एक सिरा व दूसरा सिरा अंडाशय से जुड़ा होता है, बस अंडाशय से जुड़ा होता है। ठीक, तो ये है अंडवाहिनी का हिसाब। तो एक अंडवाहिनी में आपको इस तरह देखने को मिलेगा, एक पतली संरचना है जो जोड़ी में होती है। गर्भाशय से एक इसका पार्ट जुड़ा हुआ है और एक पार्ट जो होता है किससे जुड़ा होगा, वो जुड़ा रहता है किससे, वो जुड़ा हुआ है आपके अंडाशय से। ठीक, अगर हम बात करें, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, परेशान मत होइएगा, अंडवाहिनी व्यायाम लिखा हुआ है, ये क्या है कैसे है। ठीक है, इसकी अगर लंबाई की बात करें, यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है और इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कैसे होते हैं, देखो अगर बात किया जाए, देखो अगर मैं इसको सीधा बनाऊं,
अगर एक अंडवाहिनी को बनाया जाए कुछ इस प्रकार से, तो एक अंडवाहिनी में ये गर्भाशय जुड़ा हुआ है एक पार्ट, और एक भाग जो है इसका अंडाशय से जुड़ा हुआ है, एक भाग अंडाशय से जुड़ा हुआ है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। जो भाग गर्भाशय से जुड़ा होता है उसे कहते हैं संकीर्ण पथ, उसे नाम देते हैं संकीर्ण पथ। इसका जो भाग गर्भाशय से जुड़ा होता है, ये वाला पार्ट, उसे कहते हैं संकीर्ण पथ। इंग्लिश में कहते हैं इस्थमस, इस्थमस, इस्थमस कहते हैं। इसका बीच का भाग फूला हुआ होता है, इसको कहते हैं तुम्बिका, इसे नाम देते हैं तुम्बिका, और इंग्लिश में नाम देते हैं एम्पुला। इसे कहते हैं एम्पुला। और इसका जो भाग अंडाशय से चिपका हुआ है, इसे कहते हैं रोमाभिकीप। इनफंडीबुलम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक, इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम नाम से जाना जाता है, जैसे यहां पे दिख रहा है आपको, ठीक। और इसमें इनफंडीबुलम में उंगली के समान स्ट्रक्चर निकला होता है, इसको हिंदी में कहते हैं झालर और इंग्लिश में कहते हैं फिम्बरी। इसे कहते हैं झालर या इंग्लिश में कहते हैं फिम्बरी। फिम्बरी। तो इतने पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें निषेचन की घटना होती है, निषेचन संपन्न होता है। तो जो निषेचन होता है नर और मादा युग्मक का, वो इसी अंडवाहिनी के एम्पुला क्षेत्र में होता है। तो इसमें निषेचन अंडवाहिनी में संपन्न होता है। तो इसी फलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन होता है, याद रखना बस, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। आइए इस बात को पढ़ भी लेते हैं। सामने आपके लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक जोड़ी अंडवाहिनी अंडाशय के गर्भाशय से जोड़ती है। प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं। रोमाभिकीप सबसे नीचे वाला पार्ट कर रहा है, या प्रारंभिक कीपनुमा भाग है जो अंडा से जुड़ा होता है। इसके किनारे पर उंगली के समान स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे झालर या फिम्बरी कहते हैं, ठीक। इसका कार्य अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु को ग्रहण करना होता है, ठीक। माफ करना बच्चों। दूसरा पार्ट बेटा तुम्बिका, यह अंडवाहिनी का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसी भाग में अंडाणु पहुंचता है तथा इसी भाग में निषेचन भी होता है। ये तीसरा है बच्चों संकीर्ण पथ यानी इस्थमस। इसमें क्या लिखा हुआ है, यह अंडवाहिनी का सबसे अंतिम सिरा है जो गर्भाशय से खुलता है। यह एक संकीर्ण नलिका, संकीर्ण मतलब पतली नलिका होती है। तो ये 3 भाग होते हैं किसके, अंडवाहिनी के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल दिया सॉरी, अगला पार्ट जो है वो है गर्भाशय। अगले अगर पार्ट की बात किया जाए बच्चों तो वो है गर्भाशय, इसे हम कहते हैं गर्भाशय। तो गर्भाशय क्या है बच्चों, गर्भाशय पाया जाता है कहाँ पे, गर्भाशय पाया जाएगा बच्चों माफ करना बच्चों, तो मुझे आज खांसी आ गई पता नहीं कैसे, तो थोड़ा आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ, उसके मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक। तो अगला है बच्चों गर्भाशय यानी यूट्रस। तो आइए यूट्रस क्या होता है, गर्भाशय क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। जो गर्भाशय होता है बच्चों, एनसीईआरटी कहती है उल्टी नाशपाती के समान संरचना है। मतलब जैसे नाशपाती खाया आपने, उसको उल्टा कर दो तो कुछ वैसा दिखाई देता है, और पूरी तरह मांसल होता है। और इसमें क्या होगा, इसमें बच्चे का विकास होता है। जो भ्रूण होता है उसका विकास कहाँ होता है, इसी गर्भाशय के अंदर होता है। इसकी दीवार बड़ी मोटी होती है, ठीक। तो ये जो गर्भाशय है, ये जो गर्भाशय है, इसकी दीवार बड़ी मोटी है ऐसी, ठीक। तो इसकी दीवार बड़ी मोटी होती है, ये देखो इसकी दीवार। तो इसकी दीवार बहुत मोटी होती है बच्चों, ठीक। इसकी दीवार बहुत मोटी होती है, किसकी, इस गर्भाशय की। तो गर्भाशय का कार्य अगर देखा जाए तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। तो गर्भाशय में क्या होगा बच्चों, भ्रूण का विकास होता है। एक तो भ्रूण का विकास होता है, एक काम और होता है,
ठीक, तो जो भ्रूण का विकास होता है वो कहाँ होता है, इसी गर्भाशय के अंदर होता है। और एक काम और होता है, एक घटना होती है उसे कहते हैं अंतररोपण, इम्प्लांटेशन। तो जो निषेचित अंडाणु होता है वो युग्मनज आ करके गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट बनाता है और इसकी अंत स्तर से चिपकता है गर्भाशय की आंतरिक दीवार से। इस घटना को अंतरोपण कहते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, इसमें अंतरोपण की घटना भी होती है। ठीक, इसमें अंतरोपण की घटना, इसमें अंतरोपण की घटना होती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है बच्चों, अंतरोपण की घटना भी देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। तो इसमें अंतरोपण भी होता है और भ्रूण का विकास भी होता है। अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे इसके दीवार के कुछ पार्ट दिखाए गए हैं, उसकी बात अभी करेंगे। तो उससे पहले देखो, जहाँ पे गर्भाशय पतला होता है उसको हम कहते हैं सर्विक्स, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा। तो यहाँ पे गर्भाशय ग्रीवा होती है जहां पे गर्भाशय पतला हो रहा है। ठीक, अब बच्चों ये जो गर्भाशय है इसकी दीवार बड़ी मोटी होती है, उसके 3 पार्ट होते हैं। अब वो जो 3 पार्ट है वो कौन से हैं, देखो, जो सबसे बाहरी पार्ट है उसे कहते हैं परिगर्भाशय, सबसे बाहर वाला इसे कहते हैं परिगर्भाशय। जो बीच वाला है उसे कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर। गर्भाशय पेशी स्तर। और जो सबसे अंदर वाला है बच्चों उसे कहते हैं अंतः स्तर। तो भैया इसमें 3 स्तर होते हैं। ठीक है, बाहर वाले को कहते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाले कहते हैं मायोमेट्रियम और अंदर वाले कहते हैं इंडोमेट्रियम। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, याद रखना। ठीक, देखो पढ़ाते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। यह एक थैली के समान पेशी रचना है जो उदरगुहा में स्थित होती है। यह सामने से देखने पर उल्टी नाशपाती के समान दिखती है, जो एनसीईआरटी बोल रही है। यह 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 3.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। देखो 3.5 सेंटीमीटर बहुत मोटी है। गर्भाशय का ऊपरी भाग को मुख्य भाग अथवा फंडिस कहते हैं, मध्य भाग को हम बॉडी कहते हैं तथा निचले भाग तक संकरा होता है, इसको हम गर्भाशय ग्रीवा अथवा सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई, बस जो मैंने आपको बताया। ठीक, अब एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है जो कि है योनि। योनि देख लेते हैं क्या है, या वेजाइना। तो ये वेजाइना या योनि क्या होता है, तो गर्भाशय जो होता है संकरा हो जाता है और उसके बाद एक पतली ट्यूब के समान संरचना बनाता है। ठीक, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो है इसको हम वेजाइना कहते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको हम वेजाइना कहते हैं। वेजाइना का काम क्या होता है, अगर हम देखें कि सर वेजाइना का काम क्या होता है, इसका कार्य अगर देखा जाए क्या है। ठीक, तो अगर वेजाइना का कार्य देखा जाए यानी कि योनि का कार्य देखा जाए, इसमें क्या होता है, तो यह एक पतली नलिका के समान संरचना है। यह एक पतली नलिका के समान संरचना है के समान संरचना है। ठीक, संरचना होती है पतली नलिका के समान। ठीक, इसमें क्या होता है, पुरुष जो है अपने शिशु को जब प्रवेश कराता है तो जो वीर्य होता है वो इसी योनि में ही स्खलित करता है। ठीक, तो इस नलिका में पुरुष द्वारा वीर्य का स्खलन होता है। ठीक, तो जो इजैकुलेशन ऑफ सीमेन होता है वो कहाँ पे होगा, इसी पार्ट पे होता है। अब इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर योनि की बात किया, योनि में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से, लैब बैक्टीरिया। लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सर इसका कार्य क्या होता है, अगर बात किया जाए वेजाइना में तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं, लैक्टो एसिडिक बैक्टीरिया मिलते हैं जो योनि का वातावरण अम्लीय कर देते हैं। अब अम्लीय इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे किसी प्रकार का संक्रमण ना होने पाए। तो संक्रमण से बचाने के लिए यहाँ पे एक अम्लीय वातावरण तैयार किया जाता है। ठीक, अगर दूसरा कार्य देखें तो अगर इस बात किया जाए योनि की, तो जो योनि होता है
जिस समय बच्चे का विकास हो जाता है पूरी तरह से, तो इसी योनि के द्वारा ही क्या होता है, बच्चे का जन्म भी होता है, इसी बच्चे का जन्म भी होता है। ठीक, तो ये भी लिख लेते हैं, योनि द्वारा प्रसव के दौरान शिशु बाहर आता है, शिशु जन्म लेता है। ठीक, तो इसी योनि द्वारा क्या होता है, ये जन्म लेता है। ठीक, अब एक बात और जान लो, ये योनि जो है बाहर की ओर ओपन होती है, ओपन होती है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो ओपनिंग होती है इसको हम कहते हैं वल्बा। ठीक, इसे हम कहते हैं वल्बा या भग कहते हैं या बाह्य जननांग कहते हैं। तो योनि जहाँ पे बाहर की ओर खुलती है उसको हम भग कहते हैं, बाह्य जननांग कहते हैं, बाहर की ओर खुलती है। उसमें एक दीर्घ ओष्ठ और एक क्या होता है, लघु ओष्ठ होता है, जिसको हम लेविया मेजोरा कहते हैं और लेविया माइनोरा कहते हैं। दो प्रकार का होता है। इसमें ऊपर की संरचना होती है जिसको हम क्लेटोरिस कहते हैं, जो कि अत्यंत संवेदनशील भाग होता है। तो ये है बच्चों योनि, जो कि बाहर की ओर खुलती है। तो भैया ये था पूरा का पूरा मादा जनन भाग। अब इसके अंदर अंडाणु कैसे बनता है इसको हम आज नहीं देखेंगे, अगली क्लास में ही देख पाएंगे। ठीक, तो ये था भैया पूरा का पूरा आपका जितना मादा जनन भाग था। अब एक होमवर्क लिख लो बच्चों, जो आपको करना है। एक होमवर्क ये है, होमवर्क ये है, आपको बताना है अंडाणु व स्ट्रोजन का निर्माण कहाँ होता है। ये आपका क्वेश्चन है आज का, और इसको आप कमेंट बताएंगे का निर्माण कहाँ होता है। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कहाँ पे, कमेंट में। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपकी वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक, क्या कैसे होता है सब आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, क्लास कैसे लगी, लाइक जरूर करिएगा और एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक से साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।